हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द साइंस क्लास में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो वो जो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें कई लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम जो आज फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसे ही 5 लॉ हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला लॉ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को सबसे पहले 1789 में एंटोनी वॉन लेवोजिए ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब द्रव्यमान को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, तो जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का पहले था उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट बनने के बाद उसका रहेगा। ठीक है, वो किसी भी तरह से ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन है जैसे A प्लस B, तो वो बन गई A। ठीक है, तो यहाँ पे sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास होता है कितना, 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32। ठीक, इनको प्लस करेंगे तो ये 12 और 32 कितना हो गया, 44, और ये भी 44। जितना द्रव्यमान इधर था, मास इधर था, उतना ही मास क्या आया, इधर आया। मीन्स द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। ठीक है, रिएक्शन से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन के बाद था। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित होता है। इसको लेवोजिए ने दिया था 1789 में। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। 1.5 ग्राम of ethane on complete combustion give 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O, so that the reaction obey law of conservation। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इथेन कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम। ठीक, तो हम यहाँ कर देंगे C2H6 इथेन ऑन कंप्लीट कम्बशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या दे रहा है ये, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O, और कुछ हीट भी इसमें निकलेगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे 2, 7, 4 और 6। अभी इक्वेशन को बैलेंस करना मैं अभी बताती हूँ कुछ देर से, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कितना दिया गया है, 1.5 ग्राम इथेन। ठीक, और एंड CO2 कितना दिया हुआ है, 2.7 ग्राम, और H2O कितना नहीं, 4.4 ग्राम CO2 है। CO2 कितना है, 4.4 ग्राम, और H2O कितना दिया गया है, 2.7 ग्राम। यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना यूज किया गया है ये नहीं बताया गया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट हमें करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इथेन की हेल्प लेंगे। ठीक, हमने मोल पढ़ा है 9th क्लास में, हमने मोल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास मतलब कितना दिया गया है, इथेन का गिवन मास कितना है,
1.5 अपॉन मोलर मास कितना हुआ इथेन का, 2 कार्बन यानी 12 और 6 ऑक्सीजन, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.05। ठीक है, ये क्या है मोलर नंबर इथेन का कितना क्या हो गया, मोल नंबर कितना हो गया, मोल 0.05। ठीक है, अभी अपन ये मिटा सकते हैं क्वेश्चन। मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 0.05 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए 0.05 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 0.05। 0.05 को अपन 1/20 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 1/20 यानी 7/40। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल गया, ये 7/40 क्या है ऑक्सीजन के मोल की संख्या मिल गई, ऑक्सीजन मोल संख्या 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो अब अपन क्या निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे इससे ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज किया गया है कंबसन में। तो क्या है मोल नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो कितना दिया है मोल नंबर कितना है 7/40 इज इक्वल टू गिवन मास हमें x मान लेना है, मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का मोलर मास लिखेंगे अपन 32। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 32/40। तो क्या आ जाएगा 5.6 ग्राम, मीन्स 5.6 ग्राम ऑक्सीजन कंबसन में यूज की गई। ठीक, अब हमारे पास इथेन भी पता है कि कितना है, ऑक्सीजन भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है और उधर वाटर भी पता है। अब सबकी वैल्यू हम इक्वेशन में लिख देंगे। कितना है इथेन कितना है 1.5 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना है 5.6 ग्राम। ये है रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 4.4 ग्राम प्लस 2.1 ग्राम हमारे पास क्या है वाटर है। तो इसको प्लस कर दीजिए, कितना है 7.1 और इधर भी क्या आएगा 2. अच्छा 2.7 लिया था हमने, ये 2.7 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7.1। यानी ये जो क्वेश्चन था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AgCl2 सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 AgCl2 के 14.35 ग्राम और NaNO3 के 8.5 ग्राम को प्राप्त करने के लिए NaCl के 5.85 ग्राम का NaCl को जिसका द्रव्यमान है दिया हुआ जो मास है वो 5.85 है ग्राम है, तो कितने AgNO3 के साथ कितने ग्राम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराने पर ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो क्या करना है, सीधे दिया हुआ है तो हम मान लेंगे AgNO3 के x ग्राम। ठीक है, NaCl के 5.85 ग्राम के साथ इसको ऐड करने पर हमें AgCl2 और NaNO3
के 14.35 ग्राम और NaNO3 के 8.5 ग्राम प्राप्त होते हैं। तो वैल्यू निकालना है हमें AgNO3 की कितनी वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको प्लस कर लीजिए, क्या आएगा 5A, ठीक है ये, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5.85, तो क्या आ जाएगा आपका 17.05, ठीक है। अब इस साइड को आप प्लस करिए और इस साइड को आप प्लस करिए, देखिए दोनों साइड की वैल्यू सेम आएंगी, मीन्स ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका 17 ग्राम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 ग्राम, ठीक। अब रही बात यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कोई भी रिएक्शन दी गई है तो हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए उसका डिस्कशन भी मैं यहीं पर कर देती हूँ, क्योंकि आगे फिर से इक्वेशंस आएंगी तो थोड़ा सा बैलेंसिंग अगर नहीं बनेगी तो दिक्कत जाती है समझने में। तो 2-3 रिएक्शन दे करके मैं उसको यहीं पे क्लियर कर लेती हूँ। देखिए किसी भी दी गई रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कुछ 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले हम उसमें जो मेटल होगा उसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसमें जो नॉन मेटल दिए हुए होंगे उनको बैलेंस करेंगे, उसके बाद 3rd नंबर पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एंड देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और हर स्टेप को बैलेंस करते समय हम अपनी फर्स्ट स्टेप से पूरी रिएक्शन को फिर से देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। जैसे हमने मेटल को बैलेंस किया एक बार, फिर पूरी रिएक्शन देखी कि बैलेंस है कि नहीं, फिर नॉन मेटल को किया बैलेंस, और फिर स्टार्टिंग से मेटल से बैलेंस करना शुरू किए लास्ट तक। ऑक्सीजन को किया बैलेंस, फिर हमने मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को किया बैलेंस, फिर हम गए मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इन चारों प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, हर बार बैलेंस करेंगे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ इक्वेशन। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन है C+O2 इज इक्वल टू CO2। यहाँ पे मेटल क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, कार्बन है। कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, मीन्स ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस है। इसको बैलेंस करने की जरूरत अभी हमारे काम को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपके पास Mg3N2 H2O, चलिए इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम देखते हैं, इधर तो तीन है मैग्नीशियम, इधर कितने हैं, 1 है मैग्नीशियम, इधर कितने हैं, 3 है मैग्नीशियम, 3 है, इधर 1 है, तो हम इधर क्या कर देंगे 3, ठीक, 3 हो गया। अब इधर मैग्नीशियम 3, इधर मैग्नीशियम 3। उसके बाद इसमें नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 है, तो हम इधर 2 कर दिए, ठीक है। अब फिर से देखते हैं मेटल, नॉन मेटल को करने के बाद हम फिर वही प्रोसेस पे जाएंगे, मेटल पे। मेटल 3, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, फिर नॉन मेटल, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितनी है, ये 2 और ये 3 है ना, ये 2 हो गए, 3, तो कितने हो गए, 3 2 3 दूनी 6 हो गई, ठीक है। ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 6 है, और यहाँ पे कितनी है, 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 6, ठीक। अब फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। मेटल में मैग्नीशियम 3, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, फिर आ गए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे,
12 है। और यहाँ पे कितना है, ये 2 और ये 3, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन ये और 6 हाइड्रोजन ये कितने हो गए 12। मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड है CuO प्लस NH3 और क्या बन रहा है Cu प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारे पास मेटल क्या है, कॉपर है। ठीक, कॉपर कितना है 1 है, इधर कितना है कॉपर 1, मतलब ठीक है बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 2 कर दिए। अब फिर से मेटल चेक करेंगे, मेटल क्या है कॉपर 1, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2। ठीक, अब उसके बाद ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो हम इसको 3 कर देंगे। तो ये कितने हो गए 6 हो गए। अब फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे, कॉपर 1 मेटल हो गया, नॉन मेटल में नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कर दिए। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस किए 3। अब फिर से चेक करेंगे, कॉपर हमारा कितना हो गया 3 हो गए, यहाँ पे कॉपर कितना है 1 है, तो क्यों ना इसको हम 3 कर दें। अब नॉन मेटल क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। फिर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। आपकी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन है जैसे आपकी AlO3 प्लस H2O, देन मीथेन बन गया और AlOH का 4 थ्राइस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ हमारे पास मेटल क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, कितने हैं 4 हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 ही है, तो हमें क्या करना है इसको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो ये क्या होगा 4 कर दिया हमने। ठीक, तो मेटल कितने हो गए 4 हो गए। उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल क्या है कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे कितने हैं 1 हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब फिर आते हैं मेटल में, मेटल एल्यूमिनियम 4, यहाँ पे 4, कार्बन 3, कार्बन 3। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं 12 है ना, तो 12 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 12। ठीक, ऑक्सीजन हो गया। अब फिर से आते हैं मेटल पे, मेटल एल्यूमिनियम कितना हुआ 4, 4, कार्बन 3, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन कितना है 12। ठीक, लास्ट क्या है हाइड्रोजन, ये कितने हैं 12 दूनी 24, कितने हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन 4 3 12, इधर कितने हाइड्रोजन 4 3 12 मीन्स 24। मीन्स ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, a chemical compound, no matter from which source it has been obtained, it has same element and combined together in a fixed ratio by mass। ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं मैटर कर रहा है कि वो किस सोर्स से आ रहा है, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे और वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, अगर बात करते हैं हम वाटर की, तो चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे घर का पानी हो, आपका टैप वाटर हो या फिर सी वाटर हो,
उसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब में सेम होंगे और जो उनके कंबाइन करने का रेशियो है वो भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो टैप वाटर है उसमें हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ जाए और जो सी वाटर है उसमें ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाए। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड होते हैं ये मैटर नहीं करता कि वो किस सोर्स से प्राप्त किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सेम रहेंगे और आपस में जो उनका रेशियो होगा वो भी क्या होगा, वो स्थिर होगा या सेम होगा। जैसे देखते हैं कि हमारा जो वाटर है, चाहे वो सी वाटर हो, रेन वाटर हो या टैप वाटर हो, ठीक है, क्या होता है H2O, सब H2O ही होगा, चेंज तो होगा नहीं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो जो रेशियो रेन वाटर का होगा वही टैप वाटर का होगा और वही सी वाटर का होगा, 1:8 और 1:8। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। बहुत इजी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसको दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, 0.243 ग्राम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी गई है, विथ ऑक्सीजन यील्ड 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पर कितना दे रहा है, 0.4030 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू उसमें नहीं दी गई है, तो हम इसमें इस वैल्यू में मैग्नीशियम की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दिया है कि 0.12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विथ ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी गई है, यील्ड मिलती है 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू में हम मैग्नीशियम की माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। अब इसमें हमें क्या निकालना है कि क्या ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन है, फॉलो करता है और ये क्या फिक्स रेशियो में होते हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले देखेंगे 0.243 अपॉन 0.160 और 0.182 अपॉन 0.120। तो इसको इससे आप डिवाइड करिए तो आ जाएगा आपका 1.51 और 1.51। ठीक है, तो वैल्यू चाहे जो हो, एक्सपेरिमेंट चाहे जो हो रहा हो, लेकिन जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है वो सेम है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड ही हैं और उनका जो रेशियो है वो क्या है, वो भी सेम है। मीन्स कहने का कि जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, when two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of another element are bear simple whole number to one another। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है, when two elements combine to form more than one compound, तो when two element ले लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, when two element combine to form more than one compound, one is the
मोर देन वन कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन सेम है एलिमेंट, ठीक है, कंबाइन होकर के एक बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही लिखा हुआ है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है वन कंपाउंड, देन the different mass of one element then different mass of one element means इसका कितना है, कार्बन का क्या हो गया आपका मास, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका कितना है 32 रेशियो, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 12 और यहाँ पे ये क्या हो गया 16, ठीक। तो क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट मतलब इसका और इसका, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या है फिक्स मास है, विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल whole number to one another means ये दोनों आपस में एक सिंपल होल नंबर दिखाएंगे, एक सिंपल होल नंबर 32 रेशियो 16 कितना हो जाएगा 2:1, एक सिंपल होल नंबर आएगा। ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके देखिए, अच्छे से बन जाएगा। व्हेन टू एलिमेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हो गए, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बार क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बार क्या बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट मतलब ये जो दो कंपाउंड बन रहे हैं इनमें से एक एलिमेंट जो है उनके मास जो है आपस में डिफरेंट है, जैसे इसका 32 है इसका 16 है, then the different mass of one element which combine with fixed mass of, जो fixed mass के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जो डिफरेंट मास वाले हैं ये आपस में एक होल नंबर का रेशियो रखेंगे, मतलब इनका आपस में क्या होगा एक छोटा होल नंबर रेशियो में ये पाए जाएंगे। इनके आपस की बात हो रही है, वो जो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं ना उनमें जिन एलिमेंट का डिफरेंट मास है उनके बीच एक रेशियो पाया जाएगा, छोटा नंबर रेशियो पाया जाएगा, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कंबाइन होकर के कई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाती है, पहले जैसे N2O, ठीक है, फिर क्या बनाए NO, फिर क्या बनाए N2O3, फिर बनाते हैं NO2 और फिर N2O5। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना। तो यहाँ पे हम इनका एटॉमिक मास लिखते हुए चलेंगे, दो नाइट्रोजन यानी क्या हो गया 28, ऑक्सीजन एक यानी कितना हो गया 16, यहाँ पे क्या हो गया 28 और 16, यहाँ पे क्या हो गया दो है नाइट्रोजन मीन्स 28 और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 है मतलब
48। यहाँ कितना है नाइट्रोजन 14 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 2 मीन्स 32। यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन 2 है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन कितने हैं 5 यानी कितना हो जाएगा ये 80। ठीक, तो आप देखिए अभी यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 1 है तो कितना होगा यहाँ पे 14 होगा। ठीक, 14 होगा। अब ये देखिए कि किसी का भी यहाँ पे फिक्स नहीं बता रहा, उसमें क्या बोला है फिक्स है। 2 एलिमेंट है जिनमें से एक एलिमेंट जो है जो जिसका डिफरेंट मास है, डिफरेंट है, वो एक किसी फिक्स मास वाले से कंबाइन करते हैं तो हम इनमें से किसी एक को फिक्स कर देते हैं। तो चलिए हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो फिक्स नहीं है उनमें हम क्या कर देंगे, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे। तो इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 28 हो गया। और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of another element are their simple whole number with वन अनदर अपने एक दूसरे से। तो यहाँ पे अब देखिए इनके बीच क्या रेशियो बनेगा, 28 और 16 है। ठीक है, तो रेशियो देखेंगे आप 16 32 40 तो 16 1 रेशियो 2 16 पंचे 80 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक, ये आपस में एक रेशियो बना रहे हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 का मतलब गुणित अनुपात में पाए जा रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड लॉ। ठीक, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने कितने लॉ पढ़ लिए अभी तक, 3 लॉ पढ़ लिए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो गए आपके 3 लॉ। बचे हुए हैं 2 लॉ और, लॉ ऑफ गैसेस गैस का और एवोगेड्रो, हम एक और लॉ हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लॉ। ठीक है, तो ये लॉ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आज के पढ़ाए हुए लॉ, अगर आज का पढ़ाए हुए लेक्चर आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।